वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today we're going to discuss ethics in places in news from the November monthly magazine of Vision IAS. इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं सेक्शन 9 एथिक्स से, और हमारा पहला टॉपिक है 9.1 एथिक्स ऑफ न्यूरोटेक रेवोल्यूशन। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। बिल्कुल, न्यूरो टेक्नोलॉजी जिसे हम ब्रेन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, ये असल में हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मशीनों के इंटरैक्ट करने का तरीका ही बदल रही है। अच्छा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वायरलेस इम्प्लांट्स हैं और सर्जिकल टेक्निक्स में जो तरक्की हुई है उससे ये फील्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सही कहा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूरो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान के नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन भी शामिल है, और किसी डिजिटल या मैकेनिकल सिस्टम के बीच सीधा इंटरैक्शन मुमकिन बनाती है। जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, BCIs। एग्जैक्टली, BCIs इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये काम कैसे करते हैं? क्या ये सच में दिमाग को पढ़ते हैं? एक तरह से हाँ, ये सिस्टम्स हमारे दिमाग से जो न्यूरल सिग्नल्स निकलते हैं उन्हें डिटेक्ट करते हैं, फिर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके उन सिग्नल्स का मतलब निकालते हैं। और आखिर में उन सिग्नल्स को भारी डिवाइसेस के लिए कमांड्स में बदल देते हैं, जैसे किसी प्रोस्थेटिक हाथ को हिलाने का कमांड या कंप्यूटर पर कुछ लिखने का। इसके एप्लीकेशंस तो सच में क्रांतिकारी लगते हैं। हाँ, एप्लीकेशंस जीवन बदलने वाले हैं। जैसे मोटर रिस्टोरेशन में डिजिटल ब्रेन स्पाइन ब्रिजेस एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को सिर्फ सोचने भर से खड़े होने, चलने, यहाँ तक कि सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर सकते हैं। ये तो कमाल है। और बोलने में असमर्थ लोगों के लिए भी कुछ है इसमें? बिल्कुल, थॉट टू स्पीच तकनीक में AI ड्रिवन न्यूरल स्पीच डिकोडर्स वो ALS जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए लगभग नॉर्मल बातचीत की स्पीड पर स्पीच को रिस्टोर कर सकते हैं। वाओ। और सेंसरी प्रोस्थेटिक्स भी हैं, जैसे ऑसियो इंटीग्रेटेड बायोनिक हैंड्स, जो एम्प्यूटीज को गर्मी और दबाव जैसी सेंसेशंस महसूस करने में मदद करते हैं, और तो और फैंटम लिम्ब पेन को भी कम करते हैं। लेकिन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन का क्या स्टेटस है? यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसका मेडिकल यूज तो देखिए बहुत सख्ती से रेगुलेटेड है, पर दूसरे क्षेत्रों में न्यूरो टेक्नोलॉजी पर आप कह सकते हैं कि लगभग कोई रेगुलेशन नहीं है। मतलब कई लोग तो अनजाने में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुछ कनेक्टेड हेडफोन्स या हेडफोन्स आते हैं। हाँ, आते हैं। वो न्यूरल डेटा का इस्तेमाल करके हार्ट रेट, स्ट्रेस या नींद को मॉनिटर करते हैं। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनियां हमारा न्यूरल डेटा कलेक्ट कर रही हैं। ये तो हमारे सामान्य डेटा से कहीं ज्यादा सेंसिटिव है। निश्चित रूप से ये हाईली सेंसिटिव डेटा हमारे विचारों, भावनाओं और रिएक्शंस को उजागर कर सकता है, और इसे हमारी सहमति के बिना कहीं भी शेयर किया जा सकता है। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स शामिल हैं और उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं? जाहिर है सबसे पहले तो मरीज ही होंगे। हाँ, सबसे पहले हैं पेशेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उनका कोर इंटरेस्ट है अपनी मोबिलिटी और स्पीच वापस पाना, मेमोरी रेस्टोरेशन और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन उनके सामने एथिकल डिलेमास भी होंगे। बिल्कुल, जैसे साइकोलॉजिकल हार्म का खतरा, टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर हो जाना, इसकी ऊंची कीमत और न्यूरल डेटा के गलत इस्तेमाल का डर। और मेडिकल प्रोफेशनल्स और वैज्ञानिकों का क्या नजरिया है? मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड न्यूरो साइंटिस्ट का कोर इंटरेस्ट है साइंस को आगे बढ़ाना, इलाज के नए तरीके खोजना और प्रोफेशनल रिकग्निशन पाना। और उनके लिए नैतिक दुविधा? उनके लिए है ड्यूटी ऑफ केयर और कमर्शियल इन्फ्लुएंस के बीच संतुलन बनाना, और साथ ही एक्सपेरिमेंटल टेक के लिए मरीज से सही कंसेंट लेना। और टेक कंपनीज, वो तो इसे एक बड़े बाजार के तौर पे ही देख रही होंगी। जाहिर है, टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप्स का कोर इंटरेस्ट है इनोवेशन में सबसे आगे रहना, डेटा पर ओनरशिप रखना, मुनाफा कमाना और मार्केट पर कब्जा करना। और उनके एथिकल डिलेमास? उनके लिए सबसे बड़ा डिलेमा है ब्रेन डेटा का मोनेटाइजेशन, मतलब हमारे दिमागी डेटा से पैसा कमाना, और कमर्शियल गेन के लिए अनसेफ टेक्नोलॉजी को बाजार में उतार देना। इसमें सरकार और सेना की भी भूमिका होगी। हाँ, गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटर्स का कोर इंटरेस्ट है पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, और इनोवेशन के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना। उनके लिए दुविधा क्या है? इनोवेशन को बढ़ावा देने और रिस्क्स को रेगुलेट करने के बीच संतुलन साधना, और स्टेट सर्वेलेंस की संभावना भी एक बड़ा डिलेमा है। और मिलिट्री? आखिर में आते हैं मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स। उनका कोर इंटरेस्ट सैनिकों के लिए कॉग्निटिव एनहांसमेंट करना और ब्रेन कंट्रोल्ड वेपन्स बनाना है। ब्रेन कंट्रोल्ड वेपन्स, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। यही से जुड़ा सबसे बड़ा एथिकल डायलेमा है। इससे हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है, ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन हो सकता है, और कोहर्सिव यूज यानी जबरदस्ती इस्तेमाल का खतरा भी बहुत बड़ा है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए सीधे सीधे इससे जुड़े एथिकल इश्यूज पर बात करते हैं। पहला तो प्राइवेसी का ही मुद्दा है ना? सही। पहला और सबसे बड़ा इशू है थ्रेट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स। BCIs हमारी कॉग्निटिव स्टेट्स, भावनाओं या इरादों का अनुमान लगा सकते हैं और हमारे फैसलों को प्रभावित भी कर सकते हैं, जिससे हमारी फ्री विल कमजोर हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा खतरा है थ्रेट टू पर्सनल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। जब ब्रेन कंप्यूटर कनेक्शंस और एल्गोरिदम्स हमारे विचारों और फैसलों को शेप करने लगेंगे, तो हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी के डाइल्यूट होने का खतरा है। हाँ, हम वो नहीं रहेंगे जो हम हैं, बल्कि वो बन जाएंगे जो टेक्नोलॉजी हमें बनाना चाहती है।
जैसे आज वो हमारे बिहेवियरल डेटा के साथ करती हैं, लेकिन ये कहीं ज्यादा पर्सनल होगा। और सर्वेलेंस का खतरा? चौथा मुद्दा वही है, सर्वेलेंस। स्टेट सिक्योरिटी के लिए या कमर्शियल पर्पसेस के लिए न्यूरो डेटा का इस्तेमाल हमारी अटेंशन, इमोशंस या डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को ट्रैक करने में किया जा सकता है, जिससे मैनिपुलेशन का डर बढ़ता है। एग्जैक्टली। और पांचवा है ड्यूअल यूज रिस्क्स। जिस टेक्नोलॉजी को रिहैबिलिटेशन के लिए बनाया गया है उसे मिलिट्री या इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हैंड्स फ्री ड्रोन कंट्रोल। तो इसका समाधान क्या है? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? मैंने सुना है यूनेस्को ने इस पर कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। हाँ, यूनेस्को ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस दी हैं। बेसिकली हमारे दिमाग के लिए एक तरह का बिल ऑफ राइट्स चाहिए। पहली है कॉग्निटिव लिबर्टी एंड मेंटल प्राइवेसी। मतलब हर व्यक्ति को अपने मानसिक अनुभवों पर सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार हो और न्यूरल डेटा का अनऑथराइज्ड कलेक्शन प्रतिबंधित हो, यानी हमारे दिमाग पर हमारा ही कंट्रोल रहे। बिल्कुल। दूसरी रिकमेंडेशन है ह्यूमन एजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसके तहत न्यूरो डिवाइसेस हमेशा यूजर के कंट्रोल में रहने चाहिए, जिसे ह्यूमंस इन द लूप कहते हैं। ये जरूरी है। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशंस, खासकर बच्चों का संरक्षण जो मीनिंगफुल कंसेंट नहीं दे सकते। चौथा ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, यानी यूजर्स को डिवाइस के फंक्शंस, रिस्क्स और डेटा प्रैक्टिसेस की पूरी समझ होनी चाहिए। और समाज में असमानता को लेकर भी कुछ कहा गया है। हाँ, पांचवा पॉइंट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूजन। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी एक नया डिजिटल डिवाइड पैदा ना करे। और गवर्नेंस को लेके यूनेस्को का कहना है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर्वेलेंस या किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करने में नहीं होना चाहिए। तो सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए? स्टेट्स को असेसमेंट मैकेनिज्म्स बनाने चाहिए, साथ ही रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस बनाने चाहिए जहां इन्हें टेस्ट किया जा सके। और सबसे जरूरी, स्टेट्स को न्यूरल डेटा को सेंसिटिव पर्सनल डेटा के रूप में क्लासिफाई करना चाहिए। तो इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिकल बेनिफिट्स देने की क्षमता है, लेकिन ये गहरे एथिकल रिस्क भी पैदा करती है। इसलिए मेंटल प्राइवेसी, ह्यूमन ऑटोनॉमी और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ग्लोबल रेगुलेशन बहुत जरूरी है। चलिए अब भविष्य से निकलकर वर्तमान भारत की एक बहुत बड़ी सच्चाई पर आते हैं, खेती, किसानी और उससे जुड़े जोखिम। हमारा अगला टॉपिक है 10.1, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। ये हाल में खबरों में क्यों थी? सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के लिए फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है। उसमें कुछ अहम बदलाव किए हैं। इससे पहले कि हम बदलावों पर बात करें, एक बार इस स्कीम के कोर ऑब्जेक्टिव्स को ताजा कर लेते हैं। ये मूल रूप से किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट है ना? बिल्कुल। इसका पहला उद्देश्य है अप्रत्याशित घटनाओं से फसल को हुए नुकसान पर किसानों को वित्तीय सहायता देना। दूसरा, किसानों की आय को स्थिर करना, ताकि वो खेती जारी रख सके। सही कहा। तीसरा, उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा, फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सुनिश्चित करना। ठीक है, और इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? ये योजना कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत है और इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर और संबंधित राज्यों मिलकर इंप्लीमेंट करते हैं। और कौन से किसान इसके लिए पात्र हैं? सभी किसान, जिनमें टेनेंट फार्मर्स यानी बटाईदार और शेयर क्रॉपर्स भी शामिल हैं, जो नोटिफाइड एरियाज में नोटिफाइड क्रॉप्स उगा रहे हैं, वे सब इसके पात्र हैं। किसानों को प्रीमियम कितना देना होता है? क्या ये बहुत ज्यादा है? नहीं, किसानों पर बोझ बहुत कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए सम इंश्योर्ड का सिर्फ 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5%। तो बाकी का प्रीमियम कौन भरता है? किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम और असल इंश्योरेंस चार्ज के बीच का जो अंतर है वो सब्सिडी के रूप में सरकार देती है। इसे सेंटर और स्टेट बराबर बराबर साझा करते हैं। अच्छा। हाँ, बस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये अनुपात 90-10 का है। इसमें कौन कौन सी फसलें और कौन कौन से जोखिम कवर होते हैं? इसमें फूड क्रॉप्स जैसे अनाज, बाजरा, दालें, ऑयल सीड्स और सालाना कमर्शियल फसलें शामिल हैं। रिस्क्स में कई चीजें हैं। यील्ड लॉसेज यानी खड़ी फसल का नुकसान, प्रिवेंटेड सोइंग यानी बुआई ना हो पाना, और कटाई के बाद? हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज भी कवर होते हैं। और लोकलाइज्ड कैलेमिटीज जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव। और क्या कुछ है जो कवर नहीं होता? हाँ, युद्ध और परमाणु जोखिम, जानबूझकर किया गया नुकसान और दूसरे रोके जा सकने वाले जोखिम इसमें कवर नहीं होते। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हाल ही में इसमें क्या की चेंजेस किए गए हैं जो खरीफ 2026 से लागू होंगे? ये बदलाव जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है न्यू कवरेज एडेड। अब जंगली जानवरों के हमलों से होने वाले फसल नुकसान को भी कवर किया गया है। ये तो एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। मैंने कई खबरें पढ़ी हैं कि हाथी, जंगली सुअर या नीलगाय पूरी की पूरी फसल तबाह कर देते हैं। बिल्कुल, किसानों को इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा था, खासकर जंगलों के पास के इलाकों में। और कोई बड़ा बदलाव? दूसरा बड़ा बदलाव है री इंट्रोड्यूस्ड प्रोटेक्शन। धान के जलमग्न होने यानी पैडी इनंडेशन को लोकलाइज्ड कैलेमिटी कवर के रूप में फिर से शुरू किया गया है, जिसे 2018 में हटा दिया गया था। इसे लागू कैसे किया जाएगा? इसके लिए स्टेट लेवल आइडेंटिफिकेशन होगी। राज्य सरकारें फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों की सूची जारी करेंगी। साथ ही अब मैंडेटरी रिपोर्टिंग का भी प्रावधान है। मतलब किसानों को 72 घंटे के भीतर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स के साथ नुकसान की सूचना देनी होगी। चलिए अब अपने अगले सेक्शन प्लेसेस इन न्यूज पर चलते हैं। पहले भारत के उन स्थानों को देखते हैं जो खबरों में रहे। ठीक है, भारत के मैप पर नजर डालते हैं। राजस्थान, यहाँ इंडिया यूके की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजिया वॉरियर 25 हुई। गुजरात,
गुजरात के बनासकांठा के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र। यहाँ बढ़ते ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए भारत में पहली बार लेपर्ड बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से क्या खबरें हैं? हिमाचल प्रदेश, यहाँ का रौलाने फेस्टिवल चर्चा में रहा। न्यू दिल्ली, एयरलाइंस ने दिल्ली में जीपीएस स्पूफिंग के मामले बढ़ने की सूचना दी। उत्तराखंड, एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तराखंड में हिमालयन ब्लैक बेयर के हमलों के पीछे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कारण हो सकता है। और पूर्वी भारत में बिहार की गोगाबेल लेक को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये भारत की 94 साइट है। मणिपुर, विरोध प्रदर्शनों के बीच मणिपुर में संगाई फेस्टिवल की शुरुआत हुई। मेघालय की उमगोट नदी, जो अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए मशहूर है, उसका पानी अब मटमैला हो रहा है। झारखंड, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सरांदा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश, यहाँ के वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल में भगदड़ की दुखद घटना हुई। अब दुनिया भर के प्लेसेस इन न्यूज पर एक नजर डालते हैं। यूरोप और अफ्रीका से शुरू करते हैं। जरूर। स्पेन, दुनिया का पहला सफेद आइबेरियन लिंक्स स्पेन में देखा गया। स्लोवेनिया, इंडिया स्लोवेनिया जॉइंट कमिटी ऑन ट्रेड की बैठक हुई। बहरीन, भारत और बहरीन ने रक्षा और व्यापार संबंधों पर बातचीत की। गिनी बिसाओ, इस अफ्रीकी देश में सैन्य शासन आ गया है। नाइजीरिया, पश्चिम अफ्रीका में पहला आईआईटी परिसर नाइजीरिया में खुलेगा। बोत्सवाना, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत और बोत्सवाना ने 8 चीतों के स्थानांतरण की घोषणा की। इथियोपिया को एडिस एबेबा में UNFCCC COP32 2027 की मेजबानी के लिए चुना गया है। और अमेरिकाज और एशिया में क्या महत्वपूर्ण रहा? ब्राजील, भारत ने बेलेम, ब्राजील में होने वाले COP30 में JCM को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया। ग्रीनलैंड की संसद ने विदेशियों के संपत्ति के अधिकार को सीमित किया है। चीन ने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में एक बड़ी सफलता हासिल की है। ईरान ने लेक उर्मिया बेसिन पर क्लाउड सीडिंग का प्रयास किया है। भारत के पड़ोसी देशों से जुड़ी कुछ खबरें। हाँ, कई हैं। श्रीलंका, भारत ने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। बांग्लादेश ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। मालदीव तंबाकू पर जेनरेशनल बैन लगाने वाला पहला देश बन गया है। जापान, चाइना कोस्ट गार्ड के जहाज जापान प्रशासित सेनकाकू आइलैंड्स के पास देखे गए। वियतनाम, इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का 15वां संस्करण हनोई में हुआ। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थान। सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 8वां सदस्य बन गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरानी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक टैंकर को रोका। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमरू हाल ही में फटा। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा। साथ ही क्रिसमस आइलैंड पर एक बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने की भी योजना है। आज की चर्चा बहुत ही विस्तृत और जानकारीपूर्ण रही। हमने भविष्य की तकनीक से लेकर आज की जमीनी हकीकत तक कई पहलुओं को छुआ। निश्चित रूप से। और इन सभी टॉपिक्स पर गहराई से सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। एक विचार जो श्रोता सोच सकते हैं, जैसे जैसे न्यूरोटेक्नोलॉजी हमारे विचारों को पढ़ने और उन्हें प्रभावित करने में सक्षम होती जा रही है, स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का वास्तविक अर्थ क्या रह जाएगा? क्या भविष्य में हमारे विचार भी एक कमोडिटी यानी बेकाऊ माल बन जाएंगे? ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।